600, 400, 200, 100 और मार्च महीने तक टाटा मोटर का स्टॉक लगभग 70 रुपीज़ तक चला गया था। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, इसके पीछे के क्या रीजंस है, टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है उसमें क्या क्या अलग अलग सेगमेंट आ जाते हैं जिससे उनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स आते हैं, और आगे जाके टाटा मोटर का स्टॉक कब चलेगा, इसके बारे में ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल पे आपको काफ़ी डिटेल में एनालिसिस मिलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या जो क्वार्टरली के जो अपडेट्स होते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स, इसके बारे में मेरा ओपिनियन होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो स्टॉक है वो इतना क्यों गिरा है, इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक में इन्वेस्ट करके लॉस क्यों हुआ है और ये स्टॉक कब चलेगा, ये सब के बारे में अभी हम देखते हैं। हम पहले टाटा मोटर्स के अलग अलग जो बिजनेस सेगमेंट्स है उससे शुरू करेंगे। तो टाटा मोटर्स के बिजनेस में टोटल 4 बिजनेस सेगमेंट है। पहला है JLR यानी जैगवार और लैंड रोवर, दूसरा है CV यानी कमर्शियल व्हीकल, ये उनका इंडिया का बिजनेस है। जैगवार और लैंड रोवर जो है वो उन्होंने एक्वायर किया था 2007 और 8 में। और बाद में पैसेंजर व्हीकल, ये उनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट है। ये भी आप देखोगे तो वो इंडिया में ही आता है, यानी स्टैंड अलोन बिजनेस में आता है। टाटा मोटर्स जब भी रिजल्ट पोस्ट करता है तभी उनके 2 तरीके के रिजल्ट आते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन बेसिस का और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड बेसिस का। तो जो टाटा मोटर्स का स्टैंड अलोन का रिजल्ट आता है उसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और TMF यानी टाटा मोटर फाइनेंस, इनको इंक्लूड करके बनाया जाता है। और जो कंसोलिडेट होता है उसमें सारे उनके जो बिजनेसेस है और जो सारे सब्सिडरीज है इंक्लूडिंग JLR, इनका कंबाइंड जो रिजल्ट आता है उसको कंसोलिडेट जो रिजल्ट है उसमें शो किया जाता है। तो ये जो सारे अलग अलग पार्ट्स है टाटा मोटर्स के बिजनेस सेगमेंट के, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स फाइनेंशियल्स के बारे में हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेस का एक छोटा पार्ट है। मेजरली हमारा जो फोकस होगा वो JLR पे होगा, क्योंकि JLR आप देखोगे तो ये उनके बिजनेस के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में। और उसके बाद में हम कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम JLR से शुरू करते हैं। तो JLR यानी जैगवार एंड लैंड रोवर, तो उनके हम वॉल्यूम से शुरू करेंगे, यानी उन्होंने कितने यूनिट की जो कार्स है उसको अलग अलग ईयर में सेल किया है। तो 2008-2009 में टाटा मोटर्स ने ये जो बिजनेस है वो आप देखो तो एक्वायर किया था। और 2009 में जैगवार एंड लैंड रोवर के जो टोटल यूनिट्स है वो 1,77,422 यूनिट्स उन्होंने सेल किए थे। उसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं या 2 सेगमेंट आते हैं, एक है जैगवार का सेगमेंट और दूसरा है लैंड रोवर का सेगमेंट। जैगवार के जो सेगमेंट के उसके जो वॉल्यूम्स है वो रेड कलर में यहाँ पे मैंने शो किए हैं और लैंड रोवर के आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूअसली एक्विजिशन करने के बाद, यानी पूरा जो बिजनेस है उन्होंने खरीद लिया था। उसके बाद में 2016-2017 ने उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, कंटिन्यूअसली उनके जो वॉल्यूम्स है वो काफी बढ़ गए थे। यहाँ पर 2018 में आप देखोगे तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पोस्ट किए थे। जैगवार एंड लैंड रोवर के टोटल आप देखोगे तो 6,14,309 इतने जो यूनिट्स है उन्होंने ये ईयर में सेल किए थे, जिसमें से 4,39,749 ये जो यूनिट्स है वो टोटल लैंड रोवर के थे और बचे हुए 1,74,560 जो यूनिट्स है वो जैगवार के थे। और 2018 के बाद में आप देखो तो जो लैंड रोवर के यूनिट्स है वहां पे कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है। 2020 में उनके जो टोटल यूनिट्स है वो सिर्फ 3,68,066 यूनिट्स उन्होंने सेल किए थे। और वैसे ही आप देखो तो जैगवार के जो यूनिट्स है उसमें भी आप देखो तो रिडक्शन आया है। उन्होंने 2020 ये ईयर में 1,40,593 यूनिट सेल किए थे, कंपेयर टू 2018 में उन्होंने हाईएस्ट सेल किए थे जो 1,74,560 यूनिट्स थे। तो इसका एक रीजन ब्रेक्जिट का भी है, इसके वजह से उनका जो बिजनेस है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट आया है। इसके अलावा ये जो ऑटो सेक्टर होता है ये जनरली सिक्लिकल सेक्टर होता है, इसीलिए उनका जो चाइना का बिजनेस है या उनका मेजरली जो US का बिजनेस है उसमें भी आप देखो तो कुछ इंपैक्ट आया है और इसीलिए जैगवार एंड लैंड रोवर के जो वॉल्यूम्स है उसमें आप देखो तो रिडक्शन आया है। अभी हम ये देखते हैं कि जो जैगवार का सेगमेंट है उसमें से जो टोटल वॉल्यूम्स है उसमें क्या ब्रेकअप है, अलग अलग मॉडल्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल वॉल्यूम का। वैसे ही लैंड रोवर का भी देखेंगे टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में फिलहाल में कौन से जो मॉडल्स है वो डोमिनेंट मॉडल्स है। तो जैगवार का F-Pace ये जो मॉडल है वो उनका सबसे ज्यादा वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन करता है, लगभग 31% का कंट्रीब्यूशन है। E-Pace आप देखोगे तो 27% का कंट्रीब्यूशन है
और iPace ये जो मॉडल है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक मॉडल है जिसको उन्होंने 2 साल पहले लॉन्च किया था और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी उनको मिल रहा है। XJ, XF और F टाइप ये उनके और कुछ मॉडल्स है जैगुआर के जिनका वॉल्यूम में कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है, पर XC ये जो मॉडल है वो टोटल वॉल्यूम का 15.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अभी हम लैंड रोवर के डिटेल्स देखते हैं तो लैंड रोवर का जो बिजनेस है उसमें टोटल वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में आप देखो तो 23% के जो वॉल्यूम्स है वो रेंज रोवर इवोक ये जो मॉडल है वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में 20% आप देखोगे तो लगभग डिस्कवरी स्पोर्ट 20.3 और रेंज रोवर स्पोर्ट 20.2 कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में आप देखोगे तो रेंज रोवर वेलार ये उनका रिसेंट मॉडल था और रेंज रोवर ये जो है वो 12.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। डिफेंडर ये उनका जो मॉडल था वो पुराना मॉडल था, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, इसीलिए टोटल वॉल्यूम में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है। अभी हम देखते हैं कि जो JLR का बिजनेस है उसने कैसे परफॉर्म किया था 2013 टू 2020। हम रेवेन्यू देखेंगे, ईबिटा देखेंगे, ईबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। उसके बाद में पीबीटी, ईबिटा की मार्जिन्स कितने हैं और पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन्स कितने हैं। और ये जो सारे नंबर्स हो गए एक्सेप्ट जो परसेंटेज में नंबर्स है वो छोड़ के बाकी जो नंबर्स है वो मिलियन पाउंड्स में है, क्योंकि जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो बिजनेस है या जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग होता है या ये बिजनेस का जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश है, इसीलिए जनरली सारे जो नंबर्स होते हैं JLR के वो मिलियन पाउंड्स में होते हैं और बाद में ये जो नंबर्स मिलियन पाउंड्स के है उसको कन्वर्ट किया जाता है इंडियन रुपीज में। तो 2013 में आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज है ये स्पेसिफिकली JLR का है। आगे जाके हम ऐसे ही जो इंडिया का बिजनेस है जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल ये सेगमेंट आते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे जरूर लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे जो डिटेल एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। 2013 में JLR का जो बिजनेस था उसके टोटल जो रेवेन्यूज थे वो 15,784 मिलियन पाउंड्स के थे, जिसमें आप देखो तो 2017-2018 तक यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ। 2018 में उनके टोटल जो रेवेन्यू थे JLR के वो लगभग 25,786 मिलियन पाउंड्स के हो गए। 2015 में हाईएस्ट पीक हुआ था लगभग 4,132। और आप चार्ट देखोगे टाटा मोटर्स का जो इंडिया का चार्ट है उसमें भी आप देखो तो लगभग 2015 ये ईयर में वो हाईएस्ट था, यानी उसने ऑल टाइम हाई रीच किया था। और उसके बाद में टाटा मोटर्स का शेयर काफी ड्रॉप हुआ है, कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ था। रिसेंटली भी आप देखो तो मार्च जून ये मंथ में भी ये जो टाटा मोटर्स का शेयर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो इसका रीज़न यही है कि टाटा मोटर्स के जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स थे वो 2015 में हुए थे मेजरली JLR के सेगमेंट से, और बाद में आप देखोगे तो कंटिन्यूसली उनका जो ईबिटा और पीबीटी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, और इसीलिए आप देखोगे तो उसका जो शेयर प्राइस है टाटा मोटर्स का वो भी यहाँ पे गिर गया है। 2019 में आप देखो तो टाटा मोटर्स का जो JLR का सेगमेंट है उसमें काफ़ी लॉस हुआ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो लगभग 3,629 मिलियन पाउंड का हुआ था, और बाद में करंट के ईयर में देखोगे 2020 फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ पे उनका जो ईबिटा है वो लगभग उन्होंने 2,000 मिलियन पाउंड का पोस्ट किया था, और जो पीबीटी है वो निगेटिव था, निगेटिव 422 मिलियन पाउंड का। और बिजनेस में ये जो इम्पैक्ट आया है वो आप पीबीटी के और ईबिटा के जो मार्जिन है उसमें भी देख सकते हो। 2015 में उन्होंने हाईएस्ट मार्जिन पोस्ट किए थे। ईबिटा का जो मार्जिन है वो यहाँ पे मैंने येलो कलर में शो किए हैं। तो 2015 में उनके हाईएस्ट मार्जिन से ईबिटा लेवल के जो 18.9% के थे, और पीबीटी के आप देखोगे तो वो वही साल में लगभग 12% के यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किए थे। और आप कंपेयर करोगे करंट ईयर में तो करंट ईयर में उनके जो ईबिटा के लेवल के मार्जिन है वो 8.7% के हैं, और जो उनके पीबीटी के मार्जिन है वो निगेटिव है -1.8%। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है जो बिजनेस है इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी आया है, और ईबिटा और उनका जो पीबीटी के मार्जिन है वो काफ़ी यहाँ पे फॉल हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑटो बिजनेस है उसको थोड़ा केयरफुली आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑटो बिजनेस ये एक सिक्लिकल बिजनेस होता है, वो कोई एक सिक्युलर बिजनेस नहीं है जैसे कि एशियन पेंट हो गया या नेस्ले हो गया, HUL हो गया। ये जनरली कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स है और उनकी जो डिमांड है वो जनरली बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाती। पर ऑटो ये जो सेगमेंट है वो एक सिक्लिकल सेगमेंट है, और इसीलिए ये सेगमेंट में एंट्री और एग्जिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका रॉन्ग एंट्री या रॉन्ग एग्जिट हो गया
तो आपको यहाँ पे काफी बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं ऐसे जो सेक्टर्स है उनको जनरली अवॉइड करता हूँ। अभी हम टाटा मोटर्स का जो इंडिया का बिजनेस है इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो पहले हम उनके वॉल्यूम से शुरू करेंगे। M&HCV यानी मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। तो कमर्शियल व्हीकल ये हमारा पहला सेगमेंट होगा। तो इसमें भी आप देखो तो ये भी एक जनरली सिक्लिकल सेगमेंट है। 2009 टू 2011 में आप देखो तो साइकिल ऊपर था, इसीलिए जो वॉल्यूम्स थे वो भी उन्होंने ज़्यादा पोस्ट किए थे। 2012 में लगभग उन्होंने 2,21,298 टोटल वॉल्यूम पोस्ट किए थे, यानी इतने उन्होंने यूनिट सेल किए थे। कमर्शियल व्हीकल यानी जो ट्रक्स होते हैं इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू कितने टन या कितना कैपेसिटी का ट्रक है। और बाद में 2012 के बाद में यहाँ पे डाउन साइकिल शुरू हुआ जो 2014 तक था। तो जनरली आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है उसके जो वॉल्यूम्स है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इकोनॉमी में डिपेंड करता है। जनरली जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है तभी आप देखो तो कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। और सिमिलर आप देखोगे तो अशोक लेलैंड के बिजनेस में भी होता है, क्योंकि उनके बिजनेस का भी जो मेजर रेवेन्यू है वो कमर्शियल व्हीकल से ही आता है। और 2020 ईयर में आप देखो तो उनके जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम हो गए। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने 1,24,446 टोटल जो वॉल्यूम्स है उन्होंने ये ईयर में पोस्ट किए थे। और लास्ट आप कंपेयर करोगे इसको तो 2014 में हुआ था। लगभग आप देखो तो उन्होंने वो समय में काफ़ी कम वॉल्यूम पोस्ट किए थे। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देखो तो लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है। और इसके अलावा भी आप देखो तो 2019 फाइनेंशियल ईयर से ही जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा स्लो डाउन शुरू हुआ था, और इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें डायरेक्टली वॉल्यूम्स में दिखाई दे रहा है। सिमिलरली LCV यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में भी आप देखोगे तो वही ट्रेंड फॉलो होता है। 2009 टू 2013 में यहाँ पे आप देखो तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया था। और बाद में करंटली आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ नहीं है। 2014 टू 2017 आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से एक डाउन साइकिल था। और 17, 18, 19 इसमें थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। और 2020 में उनके जो वॉल्यूम्स है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के वो 2,16,254 टोटल यूनिट जो है वो टाटा मोटर्स ने सेल किए हैं। और हमें ये भी देखना है कि ओवरऑल मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस है और टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है नहीं, या उसमें कुछ डिक्लाइन आया है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि मार्केट में इशू है या टाटा मोटर्स के पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल ये जो है उसके प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये सेगमेंट के रेवेन्यू PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स और उसका जो मार्जिन है वो देख सकते हो। तो 2018 ये ईयर में आप देखो तो ये जो बिजनेस है वो पॉजिटिव था। लगभग उन्होंने 3,474 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स पोस्ट किया था, जब भी उनके जो रेवेन्यूज थे वो लगभग 44,875 करोड़ के थे ये पर्टिकुलर सेगमेंट में। वैसे ही हम पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में भी आप देखो तो 2019 ये ईयर में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। उन्होंने वो ईयर में जो रेवेन्यूज है वो लगभग 54,036 करोड़ के रेवेन्यू पोस्ट किए। और उनका जो PBIT था वो लगभग 4,423 करोड़ का था, जिसमें उनके जो PBIT के मार्जिन है वो लगभग 8% के थे। पर 2020 ईयर में आप देखोगे तो यहाँ पे उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी फॉल हो गए। निगेटिव मार्जिन उन्होंने पोस्ट किए क्योंकि PBIT यहाँ पर निगेटिव हो गया था। और रेवेन्यू में आप देखो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया। और 2020 ईयर में उन्होंने सिर्फ 32,932 टोटल जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे, कंपेयर टू लास्ट ईयर में 54,036 करोड़ के पोस्ट किए थे। यानी सिग्निफिकेंट यहाँ पे रिडक्शन हुआ है कमर्शियल व्हीकल्स के रेवेन्यूज और कमर्शियल व्हीकल्स के प्रॉफिटेबिलिटी में। और प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखोगे तो फिलहाल में निगेटिव हो गए हैं। अभी हम उनके मार्केट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट शेयर पे भी इम्पैक्ट आया है। टाटा मोटर्स का 2010 में टोटल मार्केट शेयर कमर्शियल व्हीकल्स में 64% का था, वो कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देखोगे तो डिक्लाइन हुआ है। और 2020 में उनका जो मार्केट शेयर है वो 43% का हुआ है। तो 64% टू 43% का डिक्लाइन होना ये काफ़ी आप देखोगे तो एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है उनके ओवरऑल बिजनेस में। अभी हम पैसेंजर व्हीकल ये उनका जो सेकंड सेगमेंट है इंडिया में, इसके डिटेल्स देखते हैं। इसमें उन्होंने ये सेगमेंट में कितने जो वॉल्यूम से वो पोस्ट किए हैं। तो इसका जो साइकिल है वो जनरली थोड़ा अलग चलता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसमें एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल। क्योंकि आप जब भी ट्रक खरीदते हो तभी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, यानी जनरली एक ट्रक का जो कॉस्ट है वो पैसेंजर व्हीकल्स के 5 to 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल है वो आप देखो तो 2009 टू 2013 में यहाँ पर अप साइकिल था। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो निगेटिव साइकिल है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्ले हो गया है।
पर फिलहाल में 2020 में आप देखोगे तो उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। जितना कमर्शियल व्हीकल्स में ज़्यादा रिडक्शन हुआ है उनके वॉल्यूम्स में, उतना जो रिडक्शन है वो यूटिलिटी व्हीकल्स में नहीं हुआ है। और वैसे ही अभी हम कार्स के जो वॉल्यूम्स है वो भी देख सकते हैं। कार्स के वॉल्यूम में आप देखोगे तो 2009 टू 2013, जैसे कि आपको मैंने बताया कि साइकिल अप था, तो जनरली जो सारे वॉल्यूम्स है वो बेटर उन्होंने परफॉर्म किया था। पर उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पर एक डिक्लाइन आया है और 2020 ईयर में भी आप देखो तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे उनको इम्पैक्ट आ गया। लास्ट ईयर में टोटल उन्होंने 1,32,069 कार्स को सेल किया था, जो ये ईयर में आप देखो तो 72,225 टोटल यूनिट्स उन्होंने सेल किया है। इसका एक रीज़न जो है वो लॉकडाउन का भी रीज़न है और इसीलिए टोटल जो कार का वॉल्यूम है उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। अभी हम उनका कार का मार्केट शेयर देखते हैं, यानी पैसेंजर व्हीकल ये जो सेगमेंट है उसमें उनका कितना मार्केट शेयर है। तो उसमें आप देखो तो 2010 में लगभग उनका मार्केट शेयर 12.4% का था। और वो समय में जैसे कि आपको याद होगा कि उनकी जो काफ़ी जो वेल नोन कार्स थी या जिसका सबसे ज़्यादा सेल था वो आप देखो तो वो इंडिका थी और इसके अलावा टाटा सूमो थी। पर बाद में आप देखोगे तो अलग अलग कार्स उन्होंने लॉन्च किए, क्योंकि ये जो मॉडल्स थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे और फिलहाल में लोगों को इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये समय में बाकी के जो कार के ब्रांड्स थे उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव्ड मॉडल निकाल दिए थे, जैसे कि मारुति ने निकाला था, या इसके अलावा हुंडई में भी आप देखो तो उन्होंने कंटिन्यूसली नए मॉडल्स निकाले थे। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने भी आप देखो तो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च करना शुरू किया है और इसीलिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है वो 2016 टू 2018 में आप देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने अलग अलग नए मॉडल्स निकाले थे। पर यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में फिर से आप देखो तो उनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी गिर गया है। जो 2019 में 6.3% का था वो फिलहाल में 4.8% हो चुका है। और 2010 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो 2010 में पैसेंजर व्हीकल ये कैटेगरी में टाटा मोटर्स का टोटल मार्केट शेयर 12.4% का था। तो यहाँ पर काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं उनको बिजनेस करने के लिए, इसके डिटेल्स अभी हम देखते हैं। 2018 में पैसेंजर व्हीकल ये जो सेगमेंट है उससे लगभग 13,644 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे और वो समय आप देखो तो पीबीआईटी लेवल पे वो निगेटिव था। 2019 में भी निगेटिव था और 2020 में भी आप देखोगे तो वो निगेटिव था, क्योंकि उनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो फिलहाल में भी निगेटिव ही है। उनका आप टोटल मार्जिन देखोगे तो 2018 में निगेटिव 21% के थे, 2019 में उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, फिर भी -9% के उनके मार्जिन थे और 2020 में लगभग -25% के पीबीआईटी लेवल के जो मार्जिन है उन्होंने पोस्ट किए हैं। तो पैसेंजर व्हीकल ये जो सेगमेंट है उसने काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। कंपेयर करोगे आप बाकी जो ब्रांड्स है, जैसे कि हुंडई एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, या मारुति तो आपको पता ही होगा कि जिसका इंडियन मार्केट में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है इसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट ने काफ़ी आप देखो तो इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली जो नए कार के मॉडल्स है उनको लॉन्च किया है। और जनरली मारुति के केस में आप देखोगे तो उसकी जो कॉस्ट होती है उनके कार्स की वो जनरली काफ़ी कम होती है और फीचर्स भी थोड़े बेटर होते हैं कंपेयर टू उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, यदि वो सेम प्राइस रेंज में कार निकालते हैं। अभी हम टाटा मोटर्स की जो स्टैंड अलोन लेवल का बिजनेस है, यानी जो इंडियन का डोमेस्टिक बिजनेस है जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल ऐसे दो सेगमेंट आ जाते हैं, इसके अलावा टाटा मोटर्स फाइनेंस भी आता है और बाकी भी इसमें उनके और छोटे छोटे सब्सिडरीज हैं। तो 2011 में आप देखोगे तो ये उनका जो बिजनेस सेगमेंट है, इंडियन बिजनेस सेगमेंट या डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट, जिससे टोटल 45,855 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे। और यहाँ पे जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप ग्रीन कलर में देख सकते हो बार चार्ट में, तो उन्होंने 1,812 करोड़ का पोस्ट किया था और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो उनके कमर्शियल बिजनेस में ही आता है। जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है जैसे कि हमने पहले देखा वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस सेगमेंट है। 2011 टू 2015 में आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन है वो यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। 2015 में उन्होंने लॉस भी बुक किया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, या लॉस आफ्टर टैक्स इसको कहा जाता है। उन्होंने टोटल 4,939 करोड़ का लॉस बुक किया था और बाद में उन्होंने एक टर्न अराउंड का प्लान भी बनाया था जिसको काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स भी आया था। आप देखोगे तो उनके जो मार्जिन से वो इम्प्रूव हुए थे। इसके अलावा 2019 में उनके जो रेवेन्यूज है वो 69,203 करोड़ के हुए और जो पैट था यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 2,020 करोड़ का हो गया। पर 2020 में आप देखोगे जैसे कि आपको रीज़न पता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ या इसके अलावा लॉकडाउन भी था, तो ये ईयर में उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली लॉस पोस्ट किया है। लगभग 7,289 करोड़ का उन्होंने लॉस पोस्ट किया था और इसके अलावा उनके जो रेवेन्यूज है कंपेयर टू लास्ट ईयर उसमें भी आप देखो तो काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट आया है।
तो जनरली ये जो ऑटो का सेक्टर है वो इमीडिएटली उसमें इम्पैक्ट आ जाता है जब भी एक्सटर्नल इकोनॉमी में कुछ इश्यूज आ जाता है तो, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रहा है। अभी हम टाटा मोटर्स का जो इंडियन बिजनेस है, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उसके कैश फ्लोज के कुछ डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवल कैश फ्लोज, कैपेक्स और फ्री कैश फ्लोज के डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये काफी एक कैपेक्स हेवी बिजनेस है और ऑटो कंपनीज को कंटिन्यूसली यहाँ पर कैपेक्स करना पड़ता है, नए नए उनके जो मॉडल्स है उनको लॉन्च करना पड़ता है, और जनरली इसी रीजन के वजह से आप उनके जो फ्री कैश फ्लोज देखोगे तो वो जनरली निगेटिव होते हैं। 2012 टू 2014 में आप देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिडक्शन आया है फ्री कैश फ्लोज में। थोड़े बाद में फ्री कैश फ्लोज बेटर हुए थे, पर बाद में 2020 ईयर में आप देखो तो उनके जो फ्री कैश फ्लोज है वो फिर से निगेटिव हो गए, 6,121 करोड़ के हो गए। और उससे भी ज़्यादा आप इम्पैक्ट देखोगे तो उनके ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज में आ गया। ऑपरेटिंग लेवल के कैश फ्लोज भी यहाँ पर नेगेटिव हो गए, 1,454 करोड़ के नेगेटिव कैश फ्लोज ऑपरेटिंग लेवल के उन्होंने पोस्ट किए थे वही साल में। यानी उनके बिजनेस में काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट आया है, ये आप उनके कैश फ्लो से देख सकते हो। आपको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चेक करना है कोई भी बिजनेस का, उनके कैश फ्लोज कैसे है और या उनका बैलेंस शीट कैसा है, वो बिजनेस में कितना डेट है, या इसके अलावा क्रेडिटर और डेटर डेज कितने हैं, ये सब के डिटेल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस को स्टडी करोगे तो पहले बैलेंस शीट को स्टडी करो, क्योंकि बैलेंस शीट का स्ट्रांग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी निगेटिव साइकिल हो जाता है यानी इकोनॉमी में डीग्रोथ आ जाती है, तभी ऐसे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी बेटर तरीके से सस्टेन कर सकते हैं, या कुछ जो बिजनेस होते हैं वो ग्रो भी करते हैं क्योंकि उनका जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसका मतलब वो बिजनेस में कोई भी ज़्यादा डेट नहीं है, या इसके अलावा जो बिजनेस है वो इतना स्ट्रांग है, वो खुद कैश जनरेट कर पाता है और उसको कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जो सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है, जैसे कि जैगवार एंड लैंड रोवर का बिजनेस सेगमेंट, टाटा मोटर इंडिया का बिजनेस जिसमें पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल आते हैं, और बाकी जो अदर्स में जो छोटे छोटे अलग और बिजनेस सेगमेंट्स है, इसके हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे। यानी कौन सा जो बिजनेस सेगमेंट है वो उनके कंप्लीट जो बिजनेस है, कंसोलिडेटेड बिजनेस सेगमेंट, सारे बिजनेसेस को मिला के इसमें कौन सा बिजनेस सेगमेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे आप जैगवार एंड लैंड रोवर का जो ग्राफ है वो ब्लू कलर में देख सकते हो, जिसमें टोटल बिजनेस में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2011 ईयर में लगभग 57.8 या 58% का था। वो समय में जो इंडियन बिजनेस है वो लगभग 37% का कंट्रीब्यूट करता था। और 2011 के बाद आप देखो तो जो जैगवार एंड लैंड रोवर का टोटल शेयर था कंप्लीट बिजनेस में वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ। 2014 में आप देखो तो वो लगभग 82% का था, और 2020 में भी लगभग उतना ही 80% का है। और एट द सेम टाइम आप देखो तो जो इंडिया का बिजनेस है, टाटा मोटर इंडिया का स्टैंड अलोन का बिजनेस सेगमेंट, उसमें रिडक्शन आया है कंपेयर टू जो टोटल कंसोलिडेटेड बिजनेस सेगमेंट है, इसमें उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है। 2020 ईयर में वो लगभग 17% का है, एग्जैक्टली 16.83% का है। और जो बाकी छोटे बिजनेस है उसमें आप देखोगे तो वो 3.5% कंट्रीब्यूट करता है कंपेयर टू टोटल बिजनेस यानी कंसोलिडेटेड बिजनेस टाटा मोटर्स का। अभी हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो जनरली ऑटो इंडस्ट्री ये जो है वो काफ़ी एक कैपेक्स हेवी बिजनेस है, यानी आपको कंटिन्यूसली ये जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो कैपेक्स टोटल टाटा मोटर का जो इंडियन बिजनेस जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया है, तो कंटिन्यूसली ये बिजनेस में कैपेक्स लगा है 2000 करोड़ टू 3000 करोड़ का कैपेक्स हुआ था। 2019 ईयर में सबसे ज़्यादा उन्होंने किया था, लगभग 4783 करोड़ का किया था। और जो बचा हुआ कैपेक्स है यानी एक्चुअल में जो हेवी कैपेक्स है वो बेसिकली जैगवार एंड लैंड रोवर ये जो सेगमेंट है उससे हुआ है। और टोटल कंसोलिडेटेड कैपेक्स देखोगे कंप्लीट बिजनेस का वो 2015 में लगभग 31,962 करोड़ का था। 2018 में उन्होंने सबसे ज़्यादा कैपेक्स किया था, लगभग 35,078 करोड़ का। और लास्ट ईयर में आप देखो तो उन्होंने 29,701 करोड़ का कैपेक्स किया है कंप्लीट कंसोलिडेटेड बिजनेस में। आप टोटल 10 ईयर का कैपेक्स देखोगे इंडियन बिजनेस का और कंप्लीट कंसोलिडेटेड बिजनेस का, तो काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स है इंडियन बिजनेस में। लास्ट 10 ईयर्स में लगभग 32,000 करोड़ का कैपेक्स किया है, 32,820 करोड़ का एग्जैक्टली। और कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखो तो टाटा मोटर्स ने 2,63,026 करोड़ का कैपेक्स किया है। ये काफी एक हेवी कैपेक्स है और ये ऑटो इंडस्ट्री में जनरली काफी कॉमन है। अभी हम टाटा मोटर्स का जो कंप्लीट बिजनेस है यानी कंसोलिडेटेड लेवल का जो बिजनेस है उसके कुछ डिटेल देखते हैं। हम पहले डेट से शुरू करेंगे। तो 2018 ये ईयर में जो नेट ऑटो डेट है वो लगभग 13,889 करोड़ का था, जो 2020 में आप देखो तो लगभग 48,300 करोड़ का हुआ है। और Q1 2021 यानी लास्ट का जो जून का क्वार्टर हुआ था
उसमें उनका जो डेट है वो और बढ़ गया था। लगभग फिलहाल में टाटा मोटर्स के पास 68,000 करोड़ का डेट है। और डेट के कंपैरिजन में आप उनका इक्विटी देखोगे तो इक्विटी एक्चुअल में कम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हैवी लॉस बुक किया था 2019 ये ईयर में। जब हम कंसोलिडेटेड बिजनेस कंप्लीट देखेंगे उनके इनकम स्टेटमेंट में, तभी आपको ये जो डिटेल्स है वो दिखाई देंगे। और इसी रीजन की वजह से आप देखोगे तो टाटा मोटर्स का जो नेट डेट टू इक्विटी है, नेट ऑटो डेट टू इक्विटी स्पेसिफिकली, जो 2018 में 0.15 था, 2019 में वो इंक्रीज होके 0.47 हुआ और फिलहाल में 2020 में वो 0.77 हुआ है। और Q1 2021 में वो और बढ़ गया है, जिसके डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देखोगे तो उनके फ्री कैश फ्लो जनरेशन में भी हुआ है। और कंपनी ने लास्ट 3 सालों में कंटिन्यूसली निगेटिव फ्री कैश फ्लो जो है वो जनरेट किया है। 2018 में 7,300 करोड़ का कैश का आउटफ्लो हुआ है, 2019 में वो बढ़ के 9,168 करोड़ का हुआ और 2020 में वो और थोड़ा बढ़ के 9,205 करोड़ का हुआ। यानी आप देखो तो कोई भी बिजनेस में फ्री कैश फ्लोज का निगेटिव होना एक लॉन्ग पीरियड के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। और इसीलिए ये जो सारा इम्पैक्ट है हमें स्टॉक के प्राइस में भी दिखाई दे रहा है। अभी हम टाटा मोटर्स का जो कंप्लीट बिजनेस है, यानी कंसोलिडेटेड लेवल का जो बिजनेस है, सारे अलग अलग बिजनेस को एक साथ लेके आप देखोगे तो 2011 में टोटल बिजनेस है लगभग 1,22,557 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे। और वो समय में उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 9,273 करोड़ का था। और यहाँ पे आप देखो तो कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीज हुआ 2015 ये ईयर तक। 2015 में टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पोस्ट किया था, लगभग 13,986 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था। और वो समय आप उनके टोटल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन है वो भी आप देखोगे तो लगभग 8%, 8.2% के उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किए थे। और यहाँ पर ये जो पीरियड था वो बेसिकली आप देखो तो थोड़ा बेटर पीरियड था टाटा मोटर्स के लिए। और इसीलिए ये जो स्टॉक है वो भी आप देखोगे तो वो समय में 400, 500 के ऊपर भी वो ट्रेड करता था। और वो साल के बाद में आप देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है उसमें डिक्लाइन आया है। लास्ट ईयर में उन्होंने काफी एक सिग्निफिकेंटली यहाँ पे लॉस पोस्ट किया था जो 28,826 करोड़ का था। इसमें कुछ इम्पेयरमेंट के भी लॉसेस थे। और करंट के ईयर में भी आप देखो तो 2020 में उन्होंने लगभग 12,070 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टाटा मोटर्स की जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी, 2018 से 2019 में उसमें रिडक्शन आया है। और इसका रीज़न यही है कि उन्होंने 2019 ईयर में एक सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा हाई जो लॉस है वो पोस्ट किया था। तो टोटल आप टाटा मोटर्स का बिजनेस देखोगे कंसोलिडेटेड लेवल पे, यानी कंप्लीट बिजनेस देखोगे तो वो काफ़ी ख़राब बिजनेस है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में जनरली ऐसा ही होता है। और बिजनेस का स्ट्रक्चर भी आप देखो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि आधा उनका जो बिजनेस है, आधा भी नहीं, लगभग 80% का जो बिजनेस है वो बेसिकली उनका बाहर का बिजनेस है, यानी जो JLR का बिजनेस है। और उसमें भी आप देखो तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इम्पैक्ट आया है। JLR का आप कंप्लीट हिस्ट्री देखोगे, JLR पहले आप देखो तो फोर्ड के पास था, उसके पहले आप देखो तो BMW के पास था। तो जनरली ऐसे जो अलग अलग प्लेयर्स है उन्होंने ये जो बिजनेस है वो सेल किया है। और टाटा मोटर्स का भी आप देखो तो पहले उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था 2012-13 या 2015 तक। और बाद में कंटिन्यूसली ये जो बिजनेस है उसमें काफ़ी एक हेवी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ये बिजनेस में आपको टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज करनी होती है। जो कंज्यूमर को पसंद आए ऐसे जो कार के अलग अलग मॉडल्स है उसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। और इसी वजह से जो बिजनेस है उसमें जो फ्री कैश फ्लोज फाइनली आते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी आप देखो तो काफ़ी कम होता है। फिलहाल में तो टाटा मोटर्स ने लॉस पोस्ट किया है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही निगेटिव होगा। ऑटो इंडस्ट्री में कंपनी को निगेटिव साइकिल में प्रॉफिटेबल रखना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। मारुति ने वो किया है। मारुति की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेटर मैनेजमेंट, उनके पास आप देखो तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी है। फिलहाल में उनका जो निगेटिव रिजल्ट आया है वो स्पेसिफिकली लॉकडाउन की वजह से आया था। आगे जाके मुझे लगता है कि उनका जो बिजनेस है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पर वो केस आप देखो तो टाटा मोटर्स में नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स में जो JLR का बिजनेस सेगमेंट है मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी इश्यूज है। इसके अलावा भी टाटा मोटर्स का कोई एक फोकस नहीं है, वो अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं। एक उनका JLR का बिजनेस सेगमेंट है, इंडिया में उनके कुछ पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, ऐसे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है। और इसीलिए मैनेजमेंट कोई एक बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रही है, और इसीलिए फिलहाल में हमें ये आउटकम देखने को मिल रहा है। लास्ट 4 ईयर्स में आप देखो तो कंपनी ने कोई डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अभी हम Q1 2021 यानी जो जून का क्वार्टर है उसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो आप कंप्लीट बिजनेस का रेवेन्यू देखोगे वो क्वार्टर में तो 91,835 करोड़ का था, और वही लास्ट ईयर के क्वार्टर में Q1 2020 में 2,56,805 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 64% का यहाँ पे रिडक्शन आया है।
वैसे ही रिडक्शन आप देखोगे तो ईबिटा में भी काफ़ी हैवी रिडक्शन आया है। सिर्फ उन्होंने 846 करोड़ का ईबिटा ये क्वार्टर में पोस्ट किया था, जो लास्ट ईयर में 3754 करोड़ का था। और इसका ही जो इम्पैक्ट है वो आगे भी हुआ है, जैसे कि आप ईबिट में देख सकते हो, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी में, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, ये केस में वो नेट लॉस है। ये क्वार्टर में आप देखो तो उन्होंने लगभग 8444 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, कंपेयर टू लास्ट ईयर में उन्होंने 3680 करोड़ का बुक किया था। और ये क्वार्टर में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी जो डेट है वो इंक्रीज हुई है। लास्ट क्वार्टर में उनकी जो टोटल डेट थी, यानी आप मार्च 2020 कंप्लीट ईयर में देखोगे तो टाटा मोटर्स के पास लगभग 48,000 करोड़ की डेट थी, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 67,799 यानी लगभग 20,000 करोड़ की जो डेट है उन्होंने वो सिंगल क्वार्टर में यहाँ पे ऐड की है। और इसीलिए टाटा मोटर्स का जो ऑटो का नेट डेट टू इक्विटी है वो फिलहाल में 1.44 टाइम्स है, जो पहले 0.77 टाइम्स था और उसके पहले 0.84 टाइम्स था, आप देखो तो लास्ट ईयर में। इसके बाद में जो जेएलआर का बिजनेस सेगमेंट है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स हो गए वो आप देखो तो मिलियन पाउंड्स में हो गए। तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज है इसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है। ये क्वार्टर में उन्होंने 2859 मिलियन पाउंड्स का पोस्ट किया था, लास्ट क्वार्टर में वो 5074 का था। और वैसे ही जो इम्पैक्ट है वो उनके ईबिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी बेसिकली लॉस है, तो वो 648 का था। और यही आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर में वो 402 मिलियन पाउंड का उन्होंने पोस्ट किया था। तो ओवरऑल क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है वो आप देखो तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी खराब रिजल्ट पोस्ट किया है। आप कंपटीशन में भी देखोगे तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि मारुति या महिंद्रा एंड महिंद्रा, उन्होंने थोड़ा बेटर रिजल्ट पोस्ट किया था कंपेयर टू टाटा मोटर्स। और वैसे ही आप उनका इंडिया के बिजनेस सेगमेंट में भी देख सकते हो, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल उनके जो दोनों सेगमेंट्स है इसमें काफ़ी हैवी इंपैक्ट दिखाई देगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जून क्वार्टर में इंडिया में लॉकडाउन था, तो इसका जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है वो कमर्शियल व्हीकल्स में हुआ है। और उनके जो 97% के वॉल्यूम से उसमें डिक्लाइन आया है। रेवेन्यू में आप देखो तो 86% का डिक्लाइन आया है। और वैसे ही ईबिटा और ईबिट के जो मार्जिन है उसमें भी आप देखो तो रिडक्शन आया है। पैसेंजर व्हीकल्स में भी इंपैक्ट आया है, पर ये जो इंपैक्ट है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल। इसमें जो उनके जो यूनिट्स है टोटल परसेंटेज में आप देखो तो 55% का ड्रॉप हुआ है, रेवेन्यू में 61% का ड्रॉप हुआ है। और ईबिटा के जो मार्जिन है वो भी आप देखो तो कम हुआ है, लगभग 1560 बेसिस पॉइंट के ईबिटा लेवल के। और ईबिट लेवल में 4280 पॉइंट्स का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। 2020 फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, जो एजीएम हुआ था, उसमें मैनेजमेंट ने बेसिकली क्या कहा इसके डिटेल्स अभी हम देखते हैं। तो मैनेजमेंट का ये प्लान है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में टाटा मोटर्स को यानी कंप्लीट कंसोलिडेटेड बिजनेस को उनको डेट फ्री करना है। करंटली जो डेट है वो 67,799 करोड़ का है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा। 67-68,000 की ये जो डेट है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा डेट है, और मुझे लगता है कि लगभग इम्पॉसिबल है इतनी जो ज़्यादा डेट है उसको कम करना या डेट फ्री करना कंपनी के लिए। इसके अलावा जो जेएलआर का कैपेक्स आप देखोगे तो उन्होंने प्लान किया है 2.5 बिलियन पाउंड का उन्होंने प्लान किया है। टाटा मोटर्स का उन्होंने 1500 करोड़ का प्लान किया है। तो यहाँ पे आप जनरल कंक्लूजन देखोगे तो मैनेजमेंट का ये फोकस है कि कंपनी को उनको कैश फ्लो पॉजिटिव करना है। जेएलआर को उनको फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कैश फ्लो पॉजिटिव करना है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। और जो टाटा मोटर्स का इंडियन बिजनेस है उसमें आप देखो तो उनको 2021 ये ईयर में कैश फ्लो पॉजिटिव करना है। तो मे बी ये पॉसिबल होगा। कैपेक्स उनका जो होगा वो सपोज वो रिड्यूस कर देते हैं तो बिजनेस तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो इंडस्ट्री ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको कंटिन्यूसली कैपेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कैपेक्स नहीं करते हो तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे बेटर मॉडल लेके आएंगे और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके बिजनेस में हो जाएगा। मे बी ये ईयर में आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, ये ईयर में आप पॉजिटिव हो जाएंगे, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। पर यदि आप आने वाले ईयर्स में देखोगे तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि यदि आपके पास कुछ नए मॉडल्स नहीं है तो कोई भी आपके जो पुराने मॉडल्स है वो खरीदेगा नहीं। सपोज वो आगे जाके जैगवार एंड लैंड रोवर का जो कैपेक्स है वो आगे जाके काफ़ी कम कर देते हैं तो ये ईयर में वो बिजनेस पॉजिटिव हो जाएगा। पर आगे जाके उनके पास प्रॉपर मॉडल्स नहीं रहेंगे तो आगे जाके काफ़ी हैवी इम्पैक्ट उनके बिजनेस में आ जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये कम्प्लीटली नया टेक्नोलॉजी होगा। उसमें आप देखो तो सिर्फ बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लगता है और उसके कंपैरिजन में करंटली टाटा मोटर्स के जो मॉडल्स है मेजरली उनके जेएलआर सेगमेंट में वो जनरली आप देखो तो सारे डीजल बेस्ड मॉडल्स है या इंजन यानी आईसी इंजन बेस्ड मॉडल्स है। तो उनको कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी में चेंज करना होगा। उन्होंने शुरू भी किया है आईपेस करके, आप देखोगे तो उनका जैगवार ये सेगमेंट में कम्प्लीटली एक नया उन्होंने मॉडल निकाला था जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है।
पर यहाँ पे उनको कंप्लीट जो पोर्टफोलियो है जिसमें अलग अलग उनकी कार्स है, जैसे कि हमने पहले देखा था, तो ये जो सारे मॉडल्स है उनको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को और काफी कैपेक्स करना पड़ेगा। और इसके कंपैरिजन में आप देखो तो टेस्ला के पास जो टेक्नोलॉजी है फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो काफी एक बेटर टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और आगे जाके ये भी होगा कि जिसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है, यानी एक बैटरी में सपोज एक जो कंपनी है वो 400 किलोमीटर तक का चार्ज प्रोवाइड कर रही है और यदि दूसरी कंपनी उससे ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो जनरली इसमें कस्टमर ये प्रीफर करेंगे कि कौन सी कंपनी की कार मुझे सबसे ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर रही है और उसके कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये जो सारा नया टेक्नोलॉजी होगा वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो काफी समय लगेगा, दूसरा काफी ज्यादा हाई कैपेक्स लगेगा। और इसीलिए मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि टाटा मोटर्स का आगे जाके भी काफी हैवी कैपेक्स हो जाएगा। यदि वो कैपेक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसलिए टाटा मोटर्स मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं कर रहा हूँ और आगे जाके भी मेरे पोर्टफोलियो में मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। आपका टाटा मोटर्स के रिलेटेड क्या व्यू है या क्या सजेशन है? आप आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स को होल्ड करते हो क्या? इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और ये वीडियो जैसे ही आपको डिटेल में यदि वीडियो चाहिए होगी कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। मैं उसके बारे में मेरे जो व्यूज है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आप आगे जाके भी देख सकते हो।